नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा सिविल सर्विस जनरल स्टडी एमसीक्यू का ये सेट नंबर 2 है। अभी तक आपने फर्स्ट जो सेट है वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। प्रत्येक सेट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो जनरल स्टडी के ऑल जो मिक्स सारे के सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, टोटली इसमें जो है मिक्सअप किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए। तो जो आपका एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम है एचसीएस, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसकी पीडीएफ है, तुरंत आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये क्विक टेस्ट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, अच्छे लेवल के हैं। चलिए, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? तो मुंबई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरा सत्र हुआ था, मतलब जो समिट हुई थी सत्र की, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा लाहौर सत्र के दौरान है जो कार्यकारी स्तर था, उस कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का जो कि है राइट्स दिया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जीडी बिरला, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर या तो भीमराव अंबेडकर करेंगे या फिर महात्मा गांधी करेंगे, लेकिन दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे यदि करोगे तो जीडी बिरला इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हरिजन समाचार पत्र की बात आ जाती तो हम महात्मा गांधी करते। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल या फिर हेरोल्ड विल्सन। देखिए, आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो है सेकंड है वो 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक ये चला था। लगभग 6 साल 1 दिन ये जो है विश्व युद्ध चला था दूसरा। उस टाइम विंस्टन चर्चिल थे जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विंस्टन चर्चिल, याद रहेगा आपको। और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम हम नहीं जानते जो उस टाइम पे थे। रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कर देंगे, उसे पाकिस्तान का पितामह कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि जो पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के वो कौन बने थे। कई रहमत अली कह देंगे और कई सिकंदर हयात खान। ठीक है, तो अभी यहाँ क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, राइट होगा सिकंदर हयात खान। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अब रहमत अली जो है, ये तो पाकिस्तान प्रस्ताव तो सिकंदर हयात खान ने रूपरेखा तैयार की थी, और कहते पाकिस्तान शब्द है वो रहमत अली ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पितामह कहते हैं, लेकिन पहले जो यहाँ के पीएम बने वो बने थे लियाकत अली। लियाकत अली ये हरियाणा के करनाल से बिलोंग करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो आप बताओगे करनाल से है। ठीक है, चलिए, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी कच्छ क्षेत्र में, जैसे गुजरात की बात हो रही, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या फिर मैं बात करूँ सिंध की, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सिंध। ठीक है, सिंध के अंदर जो है आमरी संस्कृति जो है पनपी थी। राइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर आप सब जानते हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म 2 भागों में बंटा था आगे चलकर। जैन धर्म की स्थापना है वो किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। 23वें तीर्थकर इसके पार्श्वनाथ हुए और 24वें महावीर स्वामी, जिन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, इस धर्म को आगे बढ़ाया। महावीर की हम बात करें तो इन्होंने जो है कौन सी भाषा के अंदर जो उपदेश दिए? मगधी, अर्धमगधी, सुरसेनी या प्राकृत? तो आप सब जानते हैं प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने।
राइट है। जैन धर्म दो भागों में कौन से में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, दो, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्टार्टिंग का जो स्वरूप है, योगी का है, रुद्र का है, पशुपति का है, फिर महेश्वर का है। तो धार्मिक साहित्य में शिव का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया गया है, आप सब जानते थे कि जब हम पढ़ते थे सिंधु घाटी सभ्यता टाइम से पहले की भी बात करें तो उस टाइम लोग हैं पशुपति नाथ की पूजा करते थे। तो राइट आंसर होगा इसमें पशुपति का, ठीक है। साहित्य में प्रारंभिक स्वरूप है वो पशुपति का बताया जाता है। अगला है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया, सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या गुलाबी नगरी। तो उन्होंने इसको जो है क्या, स्वर्ण नगरी, गोल्डन नगरी के नाम से इसको जो है पुकारा था, बताया था अरबियों ने, ठीक है, जो अरब देश की निवासी थे। दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था, अनंगपाल तोमर, वज्राता, रुद्रन देवराज। तो अनंगपाल था, ठीक है। दिल्ली शहर का निर्माण करने वाला प्रारंभ तोमर शासक कौन था, अनंगपाल, ठीक है। समझ आया आपको। यहाँ पर ऑप्शन में आपको सूरजपाल पे दिया मिल सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो थे, एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे या फिर ये तीनों थे, ये भी पूछ सकता है। तो राइट होगा ये तीनों ही था। अमीर खुसरो जो है कवि भी था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था, तीनों था। तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए अमीर खुसरो किसके दरबार में था, ठीक है, जरूर बताएं आपको पता है तो। दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे, होयसल में, कंपिली में, काकतीय में, इल्तुतमिश में। तो वो करते थे काकतीय के अंदर, सी राइट होगा इसमें, काकतीय के अंदर वो जो है नौकरी करते थे। अलग अलग वंश हुए हमारे, आप पूरी हिस्ट्री को जानोगे तो आप देखेंगे कितने वंश किस किस टाइम पीरियड में किस किस ने यहाँ पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर, बुक्का। तो जो कृष्णदेव राय है इसको जो है आंध्र भोज भी कहा गया है, ए इज़ द राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर पड़ता है ये, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये फुल्लर झील कहाँ पर है, आप सब जानते हैं ये यूपी के अंदर है फुल्लर झील, ठीक है। ये झील वगैरह जितने भी डैम हैं जो नदियों पे बने हुए हैं इनको अच्छे से आप कर लीजिए, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और हम बात करें नेशनल पार्क वगैरह हैं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर उठाया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगले हैं, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है। बेसाल्ट लावा, लावा लिखना है धरती के अंदर से, तो उसके कारण जो निर्मित हुई है वो कौन सी मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट है, लाल मिट्टी है, फिर रेगूर मिट्टी है। तो राइट आंसर होगा इसमें रेगूर मिट्टी जो है बेसाल्ट लावे के अक्षय के कारण जो है निर्मित हुई है, इसका जो है स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा के अंदर, ठीक है, मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर कैल्शियम युक्त मृदा में या अक्षारीय मिट्टी में। तो जिस मिट्टी के अंदर अक्षार की मात्रा ज़्यादा होगी उसके अंदर ज़्यादा वृद्धि करते हैं, अक्षारीय मिट्टी के अंदर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर कर्क रेखा पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है उत्तरी ध्रुव के ऊपर मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो दिखाई देता है, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये हरियाणा से संबंधित है, आप इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। हरियाणा में किस जिले में नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल नॉलेज सेंटर बी सेटअप। तो ये किए जाएंगे कहाँ पर, हिसार, अम्बाड़ा, रेवाड़ी, पंचकुला। तो ये रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से एक राज्य मंत्री हैं बनवारी लाल, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है, यहाँ जो गांव के अंदर जो है लगभग 30 से ज़्यादा जो है नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनके अंदर अलग अलग बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, और जिस विलेज की पॉपुलेशन लगभग 3000 है वहाँ पे ये स्टार्टिंग में बनाए जाएंगे, ठीक है। लगभग एक पे 30-35 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। तो रेवाड़ी जिसको हम पित्तल नगरी कहते हैं वहाँ पे ये स्थापित होगा।
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है। लक्ष्मीबाई के बारे में नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने बात की थी। मणिकर्णिका इनका नाम था। इनके जो पति थे उनका नाम क्या था? गंगाधर राव। उनकी मृत्यु के बाद जो है इस मतलब लक्ष्मीबाई के जो क्षेत्र को जो है अंग्रेजों ने अधिकार करना चाहा, लेकिन ये बड़ी ही साहस तरीके से लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। इनके पुत्र का नाम दामोदर था। ठीक है, चलिए, तो बात है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है। बांध मैंने आपको बताया कि आप सारे बांध, हरियाणा के भी जितने बांध हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बेताब नदी पे। बेताब यमुना नदी की एक सहायक नदी है, बेताब नदी, और ये इस नदी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है। अगला है समानांतर फसल एक उदाहरण है। मतलब पैरेलल कौन सी फसल बोते हैं? आलू धान नहीं बोते, आलू धान एक साथ। आलू और गेहूं बोते हैं एक साथ। गेहूं सरसों, कपास गेहूं, जवार आलू। तो यहाँ राइट होगा गेहूं और सरसों एक ही टाइम पीरियड के अंदर बोई जाती हैं। ठीक है, आलू भी इसी टाइम पीरियड में गेहूं के साथ बोते हैं। कपास की मैं बात करूं, कपास और गेहूं नहीं, कपास और धान एक साथ बोए जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो रबी की फसल हैं, खरीफ की हैं, जायद की हैं, उन फसलों के बारे में अच्छे से आप पढ़ लें। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है? सहायक कौन सी है? नदियों का जो पूरा जाल ज्योग्राफी सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो बेतवा सहायक नदी नहीं है। बेतवा यमुना की तो है, चंबल भी है, केन भी है। रामगंगा नहीं है। ठीक है, रामगंगा नहीं है। तो डी इसमें राइट होगा, नहीं है पूछा है। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 23 की। ठीक है, सॉरी 22 है हमारा ये। समझ आ गया यहाँ तक आपको? चलिए एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो ये आप सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह। देखिए बंगाल की खाड़ी में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन 2 द्वीप समूह है, नहीं एक ही बात का। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, बी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं सदन के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्यसभा विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला, और ऐसा क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, दोनों सदन, बात करूं मैं लोकसभा जो निम्न सदन है, बात करूं मैं उच्च सदन जो राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और लोकसभा के जो अभी ओम बिरला हैं वो लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आधारभूत है मतलब एक मेन पिलर बोल सकते हो आप। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो राइट होगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान हमारा एक पवित्र दस्तावेज है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपको ये ध्यान रखना, युद्ध होगा तो आपातकाल लग जाएगा, बाह्य आक्रमण होगा, कोई देश हमारे पे आक्रमण करेगा तो भी लगेगा, आंतरिक शांति को खतरा, शस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक शांति को यदि कोई खतरा दिख रहा है तो आप इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सी राइट होगा 26 का। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है।
5 बार हुई है या 4 बार हुई है या फिर 1 बार हुई है, कभी नहीं हुई। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। आर्टिकल 352, 356 या फिर 360, तो 360 कभी नहीं लगा हमें, वित्तीय आपातकाल कहीं नहीं लगा। जब भी वित्तीय आपातकाल लग भी जाता है कहाँ पर भी, तो जितना भी आम जनता, आम जन के जो भी बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनकी जो संपत्ति का जो अधिकार है, राइट ऑफ, जो हमारा एसेट्स हम बात करें, संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा अधिकार नहीं रहेगा, फिर वो सरकार के अंडर चला जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदू एवं ईसाइयों का तक सीमित है, हिंदू एवं मुस्लिमों तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान, जापान, स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड? क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर होगा भूटान। ठीक है, तो भूटान इज द राइट। कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू। नगुल्ट्रम इसकी करेंसी है क्या? चलिए देख लेना आप एक बार। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो डेवलपमेंट की बात करें, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा? व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति और राज्य, मानवता, किसकी करता है? तो ये किसका? व्यक्ति और राज्य दोनों। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया? पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स जो प्लान अभी बंद करके नीति आयोग स्टार्ट कर दिया। तो बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है, चलिए अगला 32, भारत में निर्धनता, गरीबी है के स्तर का आंकलन, उसका जो किस प्रकार से हम पता लगाते हैं, आंकलन कैसे करते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे निकालते हैं? तो विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर मैं बात करूं देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दीपक पारेख कमेटी, ये जितने भी आपके कमेटी बनी है, चाहे वो बाबरी कांड, बाबरी मस्जिद वाले पे बनी हो या गोधरा कांड पे बनी हो, जो भी कमेटियाँ, या फिर लैंड स्कैम पे बनी हो, तो इन सभी को जो है आपको अच्छे से रीड करना है। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो ये जो समिति थी वो किसके लिए गठित की गई थी? और संरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय के सुझाव के लिए, मतलब बी इसमें राइट होगा। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आप देख लेना इन चीज़ों को, PDF में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है भारत निर्माण किसको विकसित करने का एक कार्यक्रम है? भारतीय उद्योग, भारतीय कृषि, भारतीय मेट्रो नगर, भारतीय ग्रामीण जीवन। भारत निर्माण, तो भारत निर्माण है वो भारतीय ग्रामीण, जो हम बात करें रूरल जो एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें क्या कहलाते हैं? बैटरी, मोटर, जनरेटर, गतिमान कॉइन, मीटर। तो ऐसा कौन सा बैटरी होता है? ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइनोहाइड्रीन, हम बात करें डेक्स्ट्रॉन या साइक्लोहेक्सीन या फिर साइक्लोनाइट? क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर होगा साइक्लोनाइट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं सेल का नियम, जो स्नेल का नियम है वो किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, या फिर हम बात करें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, या द्रव में तैरते हुए वस्तु से? तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ देख लीजिए आप, इसका होगा प्रकाश के अपवर्तन से। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्नेल का जो नियम है किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती? एक्स किरणें, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। 38, तो ध्वनि जो तरंगे हैं उनको जो है ध्रुवित नहीं की जा सकता। आँखों का रेटिना किस प्रकार से कार्य करता है? कैमरे में लेंस की तरह, कैमरे में शटर की तरह, कैमरे में फिल्म की तरह, और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ये करता है कैमरे में एक फिल्म की तरह कार्य करता है, आंखों का जो रेटिना होता है वो, ठीक है। आंखों में रेटिना, कॉर्निया, ये चीज़ें होती हैं ना। निम्नलिखित में से किस में जो लिंग गुणसूत्र हैं नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो जो छिपकली है इसके अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल है, पारा है, बेंजीन है या चमड़ा है? तो पारा इज द राइट आंसर। जो पारा है वो ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। 41 का बी राइट होगा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? देखिए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा आपने, जिनके नाम से जो है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में, जिसका हेडक्वार्टर है, बनाया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो 3 जनवरी 1954 को जिसकी स्थापना हुई थी। कब बना था ये? 3 जनवरी 1954 को। तो ये हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा, जो इसके अंदर बी राइट होगा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये होमी भाभा जो है पुरस्कार मिलता है। वर्तमान में BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो चीफ हैं वो हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पे है आपके। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी, चीता, शेर, बिल्ली, कबूतर, पेडुकी तथा तितर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। तो जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। सारे व्यक्ति से संबंधित हैं। चीनी है वो भी आदमी है, अमेरिकी है, भारतीय है, काले अफ्रीकी हैं, तो वो एक ही स्पीसीज है। ए राइट होगा इसमें। ऐसे पदार्थ कौन है जिसके जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? इक्षु शर्करा, ग्लूकोज, साधारण लवण, एथिल एल्कोहल। 44 जो है राइट आंसर होगा साधारण लवण। सी इज द राइट आंसर। 45 प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इसमें मिलाने के कारण प्राकृतिक रबड़ को अधिक मतलब जटिल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अधिक उछाल उसमें आ जाता है? तो उसके अंदर पॉलीथीन, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन। तो इसके अंदर सल्फर यदि हम मिला देंगे तो इसमें ज़्यादा मजबूताई होगी और ये ज़्यादा उछाल देगा, ठीक है। 46 निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। आप देखते हैं कि बर्तन जो ज़्यादा जो चमक धमक होती है वो किस कारण होता है? तो उसके अंदर जो है जिंक ऑक्साइड मिलाया हुआ होता है। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। देखिए, मीमांसा दर्शन की मैं बात करूं तो जेमिनी ने जो ऋषि थे उन्होंने इसको जो है लिखा था मीमांसा दर्शन के बारे में। और मुक्ति संभव ज्ञान से, भक्ति से, योग से या कर्म से। तो उन्होंने बताया कि आदमी जो कर्म करता है, कर्म के आधार पर ही जो है इसकी मुक्ति संभव होती है, ठीक है। निम्न में से किसके मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर जो है राजीव गांधी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिका के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें जो 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ। 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं और वर्तमान में इसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन हरियाणा का है। क्वेश्चन नंबर 50 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में उद्योग एवं व्यापार के लिए कितने रुपए का प्राविधान किया गया है? बजट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो बजट को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। तो हाउ मैनी रुपीज़ हैज़ बीन द प्रोविजनेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन द बजट 21-22 फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड?
तो 330 करोड़, 400 करोड़, 560 करोड़ रुपए या फिर 780 करोड़ रुपए। तो इसमें राइट आंसर होगा 330 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेट नंबर 2, ठीक है, जो जनरल स्टडी MCQ है। आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सीरीज़ आप यहीं आपको यूट्यूब पे कमेंट करना है कि सीरीज़ कंटिन्यू, सीरीज़ कंटिन्यू, सीरीज़ कंटिन्यू। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है 25 सेट कराने का आपके एग्ज़ाम तक। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, टाइम काफ़ी लगता है इन चीज़ों में, इनको असेंबल करने में, सारी चीज़ें करने में। तो आपका ये उत्तरदायित्व होता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, डायरेक्ट आपको PDF भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और उसके ऊपर फटाफट अपने यूट्यूब से आपका आंसर है वो टिक करके उनको रख दीजिए। ठीक है, बाद में आप एक दिन में भी सारे के सारे रिवाइज कर पाएंगे, ऐसा आप करेंगे। तो हाइलाइटर से भी आप उनके ऊपर आंसर पे टिक कर सकते हैं। बाद में इनको जो है वीकली भी आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। टेलीग्राम स्पेशल बना रखा है, आप सब HCS वाले स्टूडेंट हैं, उसमें लगभग 150-200 जो HCS को ही टारगेट कर रहे हैं। HCS PDF 2021 विदाउट स्पेस, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो, आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ से आप सारी PDF CSET के एग्ज़ाम, GS के सारे, आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं जो फ्री में आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।